चलो, अच्छा मुझे ये बताएं जल्दी से कि आप लोगों ने CSS और जो HTML लास्ट टाइम हम लोगों ने की थी, डिड यू गाइस प्रैक्टिस इट? आप लोगों को टाइम मिला प्रैक्टिस करने का उसे? यस सर। यस सर। जो आपको मैंने एक यस काम सर। छोटा सा कहा था पोर्टफोलियो वाला, आप लोगों ने वो स्टार्ट कर दिया करना? यस सर जी, कर दिया, यस सब सर। कुछ होगी। यस सर, किया था हम। चलो, अच्छा, अब एक मैं पोल देखता हूँ, ओके पोल में बाद में स्टार्ट कर देता हूँ। चलो, we can actually get started with understanding how we can actually combine HTML and CSS. ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे CSS को। आज फर्स्ट पार्ट ऑफ द CSS होगा। जो CSS है, बहुत से लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, अंडर एस्टिमेट इसलिए करते हैं जी स्टाइलिंग है तो डजंट रियली मैटर, बट टू बी रियली ऑनेस्ट, जो आप नई अब आपके पास डिजाइन थिंकिंग टेक्निक्स आ रही हैं, जो आपके पास नए डिजाइन आ रहे हैं, उसके पीछे जो जादू है पीछे, वो कौन कर रहा है? वो CSS कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास CSS में महारत है, ठीक है, इफ यू रियली रियली गुड एट CSS, तो आपकी जो जॉब परफॉर्मेंस एज अ वेब डेवलपर प्लस आपकी जो क्लाइंट सेटिस्फैक्शन एज अ वेब डेवलपर होती है वो ऊपर चली जाती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन CSS जरा एक थोड़ी सी टफ काइंड ऑफ लाइक लैंग्वेज, तो शायद मैं इसे ना कहूँ, ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है बेसिकली। ठीक है, तो जब CSS के ऊपर आप स्टाइल्स वगैरह डिफाइन करते हो, इट टेक्स यू अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि आपको एक एक छोटी छोटी डिटेल को आपको डिजाइन करना पड़ता है। तो इट काइंड ऑफ टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और पाकिस्तान के अंदर डिजाइन की सेंस नहीं है बहुत ज्यादा लोगों को। ठीक है, अगर हम गवर्नमेंट्स की वेबसाइट निकाल के देख लें, अगर हम लोग जो नॉर्मल आपके स्टार्टर्स वगैरह हैं या जो नॉर्मल आपकी कंपनीज हैं उनके डिजाइन निकाल के देख लें, इट्स नॉट दैट अपीलिंग। ठीक है, अगर आप वेस्ट में चले जाओ, अमेरिका आ जाओ या आप चाइना चले जाओ, तो आपको नजर आता है कि यार डिजाइन के अंदर बहुत इनोवेशन हो गई है। और हम थोड़ा सा टाइम इस चीज के ऊपर स्पेंड करेंगे कि हम लोग अपनी जो डिजाइन कैपेबिलिटीज हैं उनको जरा थोड़ा सा और पुश करें, और अपनी जो CSS की स्किल्स हैं उनको और ज्यादा इंप्रूव करें। ठीक है, जो आज का लेक्चर है, दिस विल बेसिकली बी अ वेरी बेसिक सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट CSS इज। ठीक है, एंड विल गो ओवर अ फ्यू, कुछ हम लोग उसके जो टैग्स वगैरह जिसे कहेंगे हम लोग फ्यूचर के अंदर, उसको हम लोग गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो असल में जी CSS, सवाल पैदा होता है कि असल में CSS है क्या? ठीक है, ये हमारा सबसे पहला सवाल होगा। मैं इधर एक सेकेंड, हाँ, CSS का जो पूरा नाम है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स है। ठीक है, CSS का मकसद क्या होता है? CSS का मकसद होता है हमारी अपनी वेब पेज के ऊपर स्टाइलिंग डालना, हर तरह की स्टाइलिंग। ठीक है, वो चाहे आप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, वो चाहे आप रिएक्ट JS यूज कर रहे हो, CSS is the main part of how your website is going to look like. ठीक है, तो CSS का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन मेकिंग योर वेबसाइट लुक गुड। ठीक है, तो इसलिए ये इसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है, ठीक है, कि जी अब हम लोग CSS कैसे ऐड करते हैं? ठीक है, तो CSS ऐड करने के अराउंड कोई 3 तरीके होते हैं। ठीक है, पहला तरीका होता है इनलाइन CSS, दूसरा होता है इंटरनल CSS, और तीसरा होता है एक्सटर्नल CSS। और इस पे हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि होता है स्पेसिफिसिटी का। वो ये होता है कि सबसे पहले पहले किसको तरजीह दी जाएगी, उसके बाद किसकी एग्जीक्यूशन की जाएगी, उसके बाद कितनी एग्जीक्यूशन की जाएगी। ठीक है, तो जो इनलाइन होता है CSS, वो आप डायरेक्टली HTML एलिमेंट के अंदर ऐड करते हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग वो नहीं करते, सिर्फ टेस्टिंग पर्पसेस के लिए करते हैं। प्रोडक्शन के अंदर हम लोग ये हरकत कभी भी नहीं करते। इसकी वजह ये है कि आपने जब प्रोडक्शन के ऊपर 4 5 10 बंदे काम कर रहे होते हैं, तो आपने हर फाइल को डिफरेंटली ट्रीट करना है, ताकि एक बंदा एक फाइल के ऊपर काम करे, दूसरा बंदा दूसरी फाइल के ऊपर काम करे। तो आप जो इनलाइन CSS है, उसको सिर्फ आप जब पर्सनली आप जब टेस्टिंग वगैरह कर रहे हो तो सिर्फ हम लोग तब यूज करेंगे, और मैं भी आपको दिखाऊंगा इसके एग्जांपल्स वगैरह भी। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है इंटरनल CSS। जो इंटरनल CSS है ना, इट्स वेरी सिमिलर देन इनलाइन CSS, लेकिन जो इंटरनल CSS है हम लोग बॉडी के अंदर लिखते हैं इंस्टेड के हम लोग एलिमेंट के अंदर लिखें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। और उसके बाद हमारे पास आता है एक्सटर्नल CSS, जो कि हम लोग लिखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। वो ये है कि हम लोग एक एक्सटर्नल फाइल डिफाइन करेंगे,
ठीक है, एक एक्सटर्नल फाइल .css के जो उसकी फाइल एक्सटेंशन यूज करके, और उधर हम लोग अपना हर तरीके का कोड लिखेंगे। ठीक है जी। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन विच प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग इन, ठीक है, यू माइट हैव टू यूज दीज 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स टू मेक योर वेबसाइट लुक गुड। कभी कभार होता है कि आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे होते हैं या फिर आप लाइब्रेरी यूज कर रहे होते हैं, तो जब आप अपना CSS एक्सटर्नल लिखते हैं वो आपको अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो कभी कभार आपको इनलाइन CSS, इंटरनल CSS लिखना पड़ता है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है कि ये तीनों का कॉन्सेप्ट का क्या मकसद है बेसिकली? Yes. गुड। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है कि हमारे पास अब मेन चीज क्या है। हमारे पास मेन असल में CSS सेलेक्टर है। ठीक है, अब CSS सेलेक्टर क्या होता है? CSS सेलेक्टर इज बेसिकली, इसे हम लोग टैग कहते हैं ना HTML के अंदर, उस टैग की रिप्रेजेंटेशन, उस टैग की सिलेक्शन है। ठीक है, अगर हम लोग H1 टैग यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे CSS के अंदर हमारा H1 सेलेक्टर होगा। ठीक है, उस सेलेक्टर के अंदर हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। ठीक है, कि उसका बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, उसका फॉर एग्जांपल उसका स्टाइल कैसा होगा, उसका फॉन्ट साइज कैसा होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा। मोस्ट ऑफ दी जो एनिमेशन की जाती है, ठीक है, वो भी मोस्टली CSS के अंदर की जाती है। ठीक है, तो जो बेसिक एनिमेशन है, जो एडवांस एनिमेशन है, मोस्ट ऑफ दैट इज एक्चुअली डन थ्रू CSS। दिस इज सच अ पावरफुल टूल टू यूज। ठीक है, ये इसका जी एक तरीका है लिखने का। ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे सेलेक्टर डिफाइन करते हैं, सेलेक्टर के बाद हम लोग ठीक है ब्रैकेट्स खोलते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसकी वैल्यू देते हैं। क्लियर है सबको ये वाली बात? सो दिस इज हाउ हम लोग यूज करते हैं। जी आयशा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें हम सेपरेटर क्यों यूज करते हैं, मतलब इसका फंक्शन क्या होगा? सेपरेटर नहीं यूज करते, क्या मतलब दोबारा बताइएगा? सर मैं सेपरेटर का फंक्शन पूछ रही हूँ। सेपरेटर का तो कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन सेपरेटर का मकसद ये है कि डिफाइन करना कि ये प्रॉपर्टी है और ये वैल्यू है। समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, सेपरेटर का फंक्शन क्या होता है कि सिर्फ वैल्यू को प्रॉपर्टी से सेपरेट करना, एंड दैट इज इट, नॉट अ बिग डील। ठीक है, ये असल में इसका तरीका है लिखने का। ठीक है, इसका सिंटैक्स है, एज यू कैन से। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग जरा थोड़ा सा चलते हैं अपने, क्या कहते हैं, मैं अपनी यहाँ पे ना वो खोल लेता हूँ। ठीक है, क्या कहते हैं, विंडो। एक मिनट मुझे देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अब हमारी HTML फाइल आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स ट्राई दी इनलाइन, लेट्स ट्राई दी एक्सटर्नल CSS वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हम लोग एक H1 टैग बनाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं, ठीक है, CSS बेसिक्स। ठीक है, इसी के नीचे एक P टैग बनाते हैं। ठीक है, P टैग के हम लोग अंदर कोई भी मतलब this tag can have any information। ठीक है, ये हम लोग बनाते हैं। ठीक है, नीचे चलो अभी फिलहाल तो इतना काफी है। यहाँ पे एक और टैग हम लोग देते हैं H2 का। ठीक है, और इस H2 टैग को हम लोग कहते हैं अबाउट। वो मैं जरा एक सेकंड, गूगल क्रोम। ठीक है, मैं एक सेकंड जल्दी से इसको लाइव भी कर दूं। ठीक है, ताकि हमारे सामने नजर आ जाइए। ठीक है, चले, ये अब हमारे पास CSS बेसिक्स आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इसकी टैग की इंफॉर्मेशन आ गई। अब जो मैंने बात की थी ना, ठीक है, इंटरनल CSS की, वो ये होता है कि आप यहाँ पे स्टाइल का टैग लगा के, ठीक है, अंदर फिर आप लिखते हो कि ये H1 है। ठीक है, इसका हम लोग कलर दे देंगे फॉर एग्जांपल ब्लू। ठीक है, जब आप इसको ये करोगे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली इंटरनल CSS के अंदर जाके ये इसको क्या करेगा, इसका कलर वगैरह चेंज कर देगा।
ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे इंटरनल सीएसएस। लेकिन अब एक चीज चेक करना, ठीक है, मैं यहाँ पे भी जाके मैं ये चीज कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी जाके इसे कहते हैं इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस हमने देखी थी कि इनलाइन सीएसएस क्या होती है। इनलाइन सीएसएस के अंदर हम लोग जो एलिमेंट सेलेक्टर वगैरह है वो हम लोग टैग के अंदर उसकी स्टाइलिंग ऐड करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे रेड करता हूँ ना, ठीक है, तो इसका जो कलर होगा वो रेड होगा, हालांकि हम लोगों ने ऊपर तो यहाँ पे इसका कलर ब्लू डिफाइन किया था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीएसएस के अंदर समझना, जो कि है स्पेसिफिसिटी का। कभी कभार मसला ये होता है कि आप अपना कोड लिखते हो, ठीक है, आपने पीछे कलर डिफाइन करते हो रेड, उसका कलर आ रहा होता है ब्लू, ठीक है, या आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हो और आप अपना कोड भी लिख रहे हो लेकिन वो बूटस्ट्रैप को तरजीह दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़े से रूल्स फॉलो होते हैं सीएसएस के कि सबसे पहले वो किस चीज को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद किस चीज को एग्जीक्यूट करता है, और उसके बाद किस चीज को एग्जीक्यूट करता है। सबसे ज्यादा तरजीह, सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशन दी जाती है इन लाइन सीएसएस को, ठीक है। जो आपके पास यहाँ पे टैग के अंदर सीएसएस होगा ना, ठीक है, पीछे आपने जिधर मर्जी जो मर्जी डिफाइन किया हो, वो हमेशा इस चीज को कैप्चर करेगा, ठीक है, या इस चीज को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद आता है इंटरनल सीएसएस, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इस फाइल के अंदर ही सीएसएस डिफाइन किया, ठीक है, और इसके अंदर ही हम लोगों ने इसका स्टाइलिंग वगैरह क्रिएट कर दी, ठीक है। और तीसरी फिर तरजीह दी जाती है एक्सटर्नल सीएसएस को। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जब हम लोग सीएसएस लिख रहे होते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि अगर हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हो 5-10 लोगों के साथ, तो हम लोग अपने सीएसएस इसके अंदर लिखें। इससे ये होगा कि अगर कोई और बंदा काम करे किसी और फाइल के ऊपर, उसका कोड रन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी किसकी, इनलाइन सीएसएस की, ठीक है। अब इसको हम लोग खत्म करते हैं, इसको h1 टैग दोबारा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टाइल का एलिमेंट ऐड करके, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने स्टाइल वगैरह कर दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे मैं एक और h1 टैग बनाता हूँ, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ इंट्रोड्यूस सीएसएस, ठीक है। अब मेरा सवाल आप सबसे ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस h1 का जो टैग का कलर है, ठीक है, वो मैं ब्लू ही रहने दूं, लेकिन इस टैग का कलर जो है वो मैं चेंज करके रेड कर दूं। मुझे ये कौन बताएगा ये मैं कैसे कर सकता हूँ? सर ये आप इनको यूनिक आईडी दे दें। ठीक है, ये एक तरीका है, हाथ सर खड़ा आप करना है। हाँ जी जी सवाल। सर एक तो हम इनलाइन सीएसएस यूज़ कर सकते हैं, दूसरा ये कि हम इसको एक क्लास दे सकते हैं, और देन जो हमारे पास जो एक्सटर्नल सीएसएस होगा वहाँ पे जाके हम इसको जो भी हमने कलर वगैरह देना है वो हम दे सकते हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है। सुभाष भी सही कह रही है कि इनलाइन हम लोग यूज कर सकते हैं। जी बिलाल अब आप बताएं। सर मेरा ये है कि आप इसको इनलाइन भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा ये कि हम इसको क्लास भी इसके अंदर दे सकते हैं। यस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, वो ये है कि क्लास की, ठीक है, और किसकी, टैग की, ठीक है, जो उसकी आईडी की, ठीक है। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है क्लासेस और आईडीज का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर इसको मैं क्लास देता हूँ, ठीक है, क्लास असल में क्या है, क्लास असल में एक क्लासिफायर है, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये टैग किस ब्रैकेट के अंदर या किस बकेट के अंदर या किस क्लास के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। जो लोग जिनको सीएसएस का बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है, वो इसको ऐसे सोचें कि ये हम लोगों ने कैटेगराइजेशन कर दी है, ठीक है, कि ये जो क्लास है ये टाइटल क्लास है, ठीक है, और ये जो इंट्रोड्यूस सीएस वाली क्लास है ये क्या है जी हमारे पास, ये हमारे पास सब टाइटल क्लास है। सबको ये बात क्लियर है? अब मैं जब इसको चेक करूंगा ना, ठीक है, तो मेरे पास देखो क्या रिजल्ट आता है। अब मेरे पास यहाँ पे दोनों आ रहे हैं ब्लू, जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किए हुए, और ये हर h1 टैग को पे सिलेक्ट हो रहा है। अब मैंने ये चीज खत्म कर दी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले अगर मैंने क्लासेस को पकड़ना है, ठीक है, किसी भी टैग के अंदर मैंने क्लासेस को पकड़ना है, तो सबसे पहले मैं सिंटेक्स यूज करूंगा डॉट, और फिर मैं नाम दूंगा उस क्लास का, ठीक है, और मैं यहाँ पे
ब्रैकेट्स ओपन करूंगा एग्जैक्टली लाइक दिस। सो दिस इज बेसिकली अ क्लास सिलेक्टर। ठीक है, जब भी आप CSS के अंदर डॉट से कोई चीज स्टार्ट होगी तो वो क्या होगी, वो CSS सेलेक्ट क्लास सिलेक्टर होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं अगर डिफाइन करता हूं कलर ब्लू, ठीक है, सॉरी कलर तो ऑलरेडी ब्लू है, कलर येलो में डिफाइन करता हूं। ठीक है, तो अब हमारा क्या हुआ, अब उसने हर H2 को तो H1 को तो हम लोगों ने कलर ब्लू किया, लेकिन उसने जहां पे क्लासेस टाइटल हैं उसने वहां पे कलर क्या कर दिया, येलो कर दिया। अब इससे हमें एक और सीख मिलती है। ठीक है, एक और इस पे हमारी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, वो स्पेसिफिसिटी के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, कि इसने हमारे स्टाइलिंग ने तरजीह टैग को नहीं दी, उसने हम किसको प्रेफरेंस दी है, उसने प्रेफरेंस दी है क्लास को। तो बेसिकली क्लास के ऊपर प्रेफरेंस, क्लास को प्रेफरेंस दी जाती है ओवर व्हाट, ओवर अ नॉर्मल टैग। ये बात याद रखना। ठीक है, कि अगर आपके पास H1 भी डिफाइंड है, ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास टाइटल भी डिफाइंड है, तो जो सेलेक्टर है, जो टैग है, वो किसकी प्रॉपर्टी लेगा, वो क्लास की प्रॉपर्टी लेगा। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जो CSS के अंदर यूज किए जाते हैं, और यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि एक छोटा सा मसला हो जाता है तो आपको कोड समझ नहीं आता। ठीक है, कि कोड मेरा रन क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे सब टाइटल की भी जो कलर है उसे मैं ग्रीन कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब बेशक हमारे पास HTML टैग जितने मर्जी पड़े हों, ठीक है, हमें इस चीज का मैटर नहीं करता। ठीक है, हम लोगों ने क्लासेस की बेस के ऊपर हम लोगों ने इस चीज को डिफाइन कर लिया। क्लियर है सबको ये वाली बात। अब बिलाल ने एक और बात की थी। ठीक है, बिलाल ने कहा था सर आप इसको आईडीज दे सकते हैं। अब आईडीज का एक चीज आप लोगों ने सबने ख्याल रखनी है, वो ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आईडीज होते हैं ना, ठीक है, जो क्लास और आईडी आप कब यूज करते हो, क्लासेस आप तब यूज करते हो जब कोई चीज यूनिक नहीं होती। ठीक है, जब मल्टीपल डिफरेंट टैग्स ने या मल्टीपल डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन द पेजेस ने सेम तरीके के एट्रीब्यूट्स लेने हो। ठीक है, तो क्लास जो होता है वो यूनिक नहीं होता, लेकिन आईडी आप सिर्फ तब उसी एलिमेंट को देते हो जिसको यूनिक होना होता है। ये क्लियर हो गई सबको बात। ठीक है, तो मैं किसी H1 टैग को मैं आईडी, सिर्फ आईडी में उसकी शायद उसको स्टाइलिंग के लिए ना दूं, लेकिन पॉसिबल है उसके किसी फंक्शन के लिए मैं उसको स्टाइलिंग उसको आईडी दे दूं। ठीक है, या किसी बटन को मैं आईडी दे सकता हूँ कि मेरा जो बटन है उसका क्लास जो मर्जी हो, लेकिन अगर उसकी आईडी सबमिट बटन है तो उसके पास ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि जो हमारे पास आईडी है वो यूनिक एलिमेंट है। ठीक है, और जो हमारे पास क्लास है वो हम लोग नॉट यूनिक को देते हैं। ये बात क्लियर है सबको। जी बिलाल आपने कुछ लिखा है? अच्छा, चलो ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार हम लोग आईडीज कैसे देते हैं। ठीक है, H1 के अंदर जैसे कि हमारे पास क्लासेस होती हैं एलिमेंट्स के अंदर, इस तरह हमारे पास आईडीज होते हैं। ठीक है, इस आईडी के अंदर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं उस आईडी का नाम। यहाँ पे इस आईडी को दे देते हैं मेन टाइटल। ठीक है, अब जब हम लोगों ने आईडी सेलेक्ट करनी होते हैं ना, ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था कि जैसे क्लासेस को हम लोग डॉट से स्टार्ट करते हैं, आईडीज को हम लोग हैश से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आगे में हम लोग नाम दे देते हैं उस आईडी का। ठीक है, तो अब ये क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, ये क्या हम लोग इसको कह रहे हैं कि यार गो सेलेक्ट एन आईडी बाय द नेम ऑफ मेन टाइटल एंड दैट इज इट। तो ये जाता है, ये आईडी के अंदर मेन टाइटल पिकअप करता है, और उसको फिर ये हम लोग फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, तो अभी इसका फॉन्ट साइज जो होगा बस वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज नोटिस करो, अगर मैं यहाँ पे आप कलर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल रेड, मुझे कौन बताएगा कि इसका कलर एंड कलर क्या होगा इसका? व्हाइट। वाइट। जी मती। रेड होगा। अच्छा रेड होगा, और किसी के पास जवाब है? रेड होगा। वाइट होगा। क्यों वाइट क्यों होगा?
जी हाशिम, सर रेड हो ठीक है GTS रेड होगा, लेकिन आयशा GTS जक्का ने कहा था कि वाइट होगा, तो आयशा आप मुझे बता सकती हो क्यों आपने कहा था वाइट होगा? सर तो लॉजिक नहीं है, वैसे ही मैंने कहा था कि पहले हमने लाइट ब्लू किया था फिर आपने रेड किया, तो मे बी इनका मिक्सचर जो इंडिकेट हो वाइट हो। क्रिएटिव बात है, लेकिन सही बात नहीं है। मतीन ने बात की थी, हाशिम ने सॉरी बात की थी कि रेड होगा। सर ये अब चेक करते हैं कि असल में होगा क्या। ठीक है, चेक करके देख लेते हैं। इसका आंसर आया रेड। अभी हम लोगों रेड ने एक हो चीज गया पढ़ी सर। थी कि जैसे HTML के अंदर तरजीह दी जाती है इनलाइन को, फिर इंटरनल को, फिर एक्सटर्नल को, इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास एक क्या बनता है, एक सीक्वेंस बनता है। ठीक है, यहाँ पे CSS जो है सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है आईडी को। ठीक है, कि आईडी अगर डिफाइंड है, ठीक है, तो उसको क्लास के ऊपर प्रेफरेंस दी जाएगी। तो जो प्रॉपर्टी आप आईडी को डिफाइन करके दोगे ना, ठीक है, वो क्लास को और उसके टैग को सुपरसीड कर जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना। ठीक है, तो अब जब मैंने इसका मेन टाइटल डिफाइन किया ना, इसका आईडी, फॉन्ट साइज डिफाइन किया, ठीक है, और कलर डिफाइन किया, तो इसने देखा कि इसने सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देनी है, इसने आईडी टैग को देनी है सबसे ज्यादा प्रेफरेंस। तो इसलिए उसने जो कलर इसका चूज किया, उसने कलर क्या कर दिया, रेड कर दिया। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ, टू समराइज ऑल ऑफ दिस, कि आपके पास यहाँ पे पहले होता है एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है क्लास सेलेक्टर। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है आईडी, और फिर आपके पास क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, इनलाइन। ठीक है, सबसे लो प्रेफरेंस एलिमेंट सेलेक्टर की है, ठीक है, उससे हाई प्रेफरेंस क्लास की है, उससे हाई प्रेफरेंस आईडी की है, और सबसे हाई प्रेफरेंस किसकी होती है, इनलाइन की होती है। ये बात सबको क्लियर है? सर सर जी, किसी का कोई सवाल है? सर इस एलिमेंट सेलेक्टर पर थोड़ा सा समझाइए सर। जी दोबारा बोलिएगा। एलिमेंट सेलेक्टर पर थोड़ा सा समझाइए सर। ऊंचा बोलो यार, आवाज नहीं आ रही। एलिमेंट सेलेक्टर सर इस पर थोड़ा समझाइए। एलिमेंट सेलेक्टर, अच्छा जी, एलिमेंट सेलेक्टर क्या है वाला? अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया था H1। अब एलिमेंट सेलेक्टर इज अ टैग सेलेक्टर। ठीक है, कोई भी टैग होगा ना, अब H1 टैग हम लोगों ने यहाँ पे पिकअप किया ना, ठीक है, अब चेक करना। अब इस तरह मैं एक और टैग पकड़ सकता हूँ, वो हो सकता है H2 का। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज हो सकता है फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल। ठीक है, फॉन्ट वेट हो सकता है इसका बोल्ड, और इसका जो क्या कहते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन हो सकती है, ठीक है, वो हो सकती है क्या, अंडरलाइन। सही है, तो ये देखो अभी क्या होगा कि जो H2 टैग है उसने आपकी ये प्रॉपर्टीज पकड़ी। तो अब मैं कोई भी यहाँ पे नीचे H2 टैग डालूंगा ना, मैं अबाउट मी H2 टैग डालता हूँ, दिस इज ऑल्सो ए H2 टैग। तो अब ये दोनों H2 टैग हैं, ठीक है, तो ये दोनों पे अप्लाई करेगा। तो ये एलिमेंट सेलेक्टर है कि पूरे पेज के ऊपर कोई भी H2 एलिमेंट होगा ना, ठीक है, उस सब का ये बिहेवियर होगा या उसकी ये स्टाइलिंग होगी। क्लियर होगी बात? बड़ा सिंपल है, सर इतना मुश्किल नहीं है अभी फिलहाल, अभी तो हम मुश्किल पार्ट पे आए नहीं। सर जी शाहरुख। मेरा एक क्वेश्चन है सर ये हम हैश जो लगाते हैं ना, हैश, तो सर ये HTML में नहीं होता, ये CSS में इसका काम होता है सारा। यस 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 यस, इसका CSS के अंदर काम है, क्योंकि CSS ठीक के है अंदर सर। हम लोगों ने चीजें, असल में हम लोग CSS करता क्या है, CSS का काम होता है जाके ये जो टैग्स हैं इनको सेलेक्ट करना फ्रॉम द HTML पेज। अब सवाल पैदा होता है कि उसको पता कैसे चलेगा कि ये H ये एलिमेंट टैग है, या ये क्लास है, या ये आईडी है। तो इसलिए हम लोगों ने एक सिंटेक्स लिखा होता है कि अगर कोई चीज डॉट से स्टार्ट होगी तो वो क्लास सेलेक्टर है, अगर कोई चीज हैश से स्टार्ट होगी तो वो आईडी को सिलेक्ट करेगी, एंड दैट इज इट। सही, ठीक है क्लियर है? सर। ये बटन वगैरह में काम आता है असल में? बटन में भी आता है, बिल्कुल बटन में आता है। ठीक है, बटन में अभी बटन को हम लोग अभी कलर करेंगे।
फिक्र ना करो, ठीक है। Okay. अब जी अंश, आपका क्या सवाल है? सर जैसा कि आपने कहा कि इनलाइन सीएसएस सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड है, तो सर जी। हम हर जगह इनलाइन सीएसएस यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हो, करना चाहिए नहीं, क्यों भला? इसकी क्या, अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि इनलाइन सीएसएस हमें क्यों नहीं यूज करना चाहिए, या मैं यहाँ पे टैग के अंदर इसकी सीएसएस क्यों वजह क्यों नहीं इसकी लिखना वजह चाहिए ये मुझे? है सर, इसकी जवाब ये है कि डिपेंड ऑन वर्क पे करता है कि आपका किस तरह का काम है। नहीं, सर और दूसरी बात ये है सर, अगर हम इनलाइन चलेंगे ना तो सर फिर अगर फॉर एग्जांपल कोई गलती आ जाती है पीछे, तो फिर सारा वो आगे वाला काम डिलीट करना पड़ेगा हमें। हाँ जी, ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। देखिए इसके सबसे असल में इसकी सबसे बड़ा वजह पता है क्या है? आप लोग अभी सोच रहे हो, जी मतीन, रेपिटेशन करनी होती है ना, मतलब कि आपको फॉर एग्जांपल H2 काफी सारे आ रहे हैं, मतलब कि 5-6 हैं, तो उसमें आप अगर इनलाइन करोगे तो आपको बार बार वो इनलाइन लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल वो एक्सटर्नल लिख रहे हैं तो एक ही दफा आप H2 टैग के साथ सारे कर देंगे स्टाइल। बिल्कुल ऐसा ही है कि अब अगर आप इनलाइन लिख रहे हो और आपके पास एक पेज के ऊपर 10 H2 है जिनका सिमिलर बिहेवियर होगा, तो अब आप 10 जगह पे सेम कोड रिपीट करोगे, तो ये तो आइडियल नहीं है, ठीक है, ये तो आइडियल बिल्कुल भी नहीं है। जी आयशा, सर मैंने चैट में क्वेश्चन पूछा आपसे। मैं अभी चेक कर लेता हूँ, सॉरी मेरे पास चैट असल में यहाँ पे खुला नहीं हुआ, अभी खोल लेता हूँ। हाउ वी सेलेक्ट एलिमेंट्स इन स्पेसिफिक स्टेट और लाइन, अच्छा उसका मुझे मतलब बताओ, इसका मतलब क्या है, मुझे इसका मतलब नहीं समझ आया इस सवाल का। सर मेरे कहने का मतलब है कि हम सेलेक्टर यूज कर रहे हैं, हम क्लास का सेलेक्टर यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमने जो चीज स्पेसिफिक लेनी है वो किस लाइन से और किस तरह से लेनी है? उसके लिए भी तो कोई सेलेक्टर्स होगा ना, कि जो चीज हमें, हमारा टारगेट है, हमें ये चीज इनपुट करवानी है और हमारा आउटपुट शो, तो उसके लिहाज से मेरे माइंड में क्वेश्चन था, इसलिए मैंने पूछ लिया, मे भी ठीक ना हो। ठीक है, मुझे समझ आ रही है, देखो इसको लाइन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये चाहे 50 ही लाइन की, ओहो 50, क्या हो गया यहाँ पे, लिखा क्यों नहीं जा रहा है यहाँ पे, एनीवेज यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं लिखा जा रहा, एक सेकंड देना जरा मेरा, एक सेकंड, तो मैं लिखना चाह रहा हूँ तो लिखने नहीं मुझे दे रहा। That's weird. अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी, हाँ चलो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे कोई भी लाइन होगी ना, मैटर नहीं करता, अगर हम लोगों ने किसी चीज को सेलेक्ट करना है ना, तो हम लोगों ने उसका सेलेक्टर को कॉल करनी है, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, वो हम लोग चूज करेंगे कि हम लोगों ने एलिमेंट को पिकअप करना है, क्लास को पिकअप करना है, या हम लोगों ने आईडी को सेलेक्ट करना है। अगर हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल कोई इनपुट लेनी है, ठीक है, हम लोग कोई फॉर्म बनाते हैं, अब उस फॉर्म को हम लोग कुछ एट्रीब्यूट्स देंगे, हम लोग उस फॉर्म को फॉर एग्जांपल उस फॉर्म को क्लास दे देंगे फॉर्म की, ठीक है, उसके अंदर फॉर्म का जितना बिहेवियर है उस क्लास के अंदर आ जाएगा। समझ आ रही है आयशा? तो अगर आपने कोई स्पेसिफिक चीज भी सिलेक्ट करनी है, वो भी आप इन्हीं के थ्रू करोगे, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। या तो आप उस टैग को पूरे यूज करोगे, या तो आप क्लास को यूज करोगे, या तो आप आईडी को यूज करोगे। क्लियर है ये वाली बात? ये बड़ी जरूरी है समझना, यस सर। ठीक है। सर अगर हमारे पास कोड काफी लेंथी होता है, तो उसमें से हमने अपनी वेबसाइट पे शो करना है कि हमें स्पेसिफिक टाइम पे ये चीज आउटपुट शो करें, मतलब कि यूजर कुछ भी हमसे लेता है, तो उस टाइम पे क्लासेस कैसे वर्क करती है, मतलब कि सिलेक्टर्स इसी तरह काम करते हैं? हाँ जी एग्जैक्टली अब पीछे अगर आपने आउटपुट शो करना है ना, तो इसका मतलब पीछे कोई लॉजिक लग रही है, ठीक है। उस लॉजिक के हिसाब से जब हम लोग जाएंगे ना जावास्क्रिप्ट के ऊपर, तो ये बहुत ज्यादा चीज यूज होगी। वो ये कि कभी कभार ऐसे होता है कि आप चाहते हो कि जब एक यूजर ने कुछ इनपुट किया है ना, तो उसका यहाँ पे जवाब लिख के आ जाए, उसका स्टाइलिंग डिफरेंट हो, ठीक है। तो फिर आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या करोगे कि यूजर इनपुट लो के पीछे एक लॉजिक ऐड करोगे। वो लॉजिक क्या करेगा, वो लॉजिक इस टैग को आपके जवाब के मुताबिक स्टाइल कर देगा। क्लियर है ये वाली बात? ये जावास्क्रिप्ट का सर। काम है, ठीक है। लेकिन उससे पीछे यूज CSS ही करनी है,
कि CSS लॉजिक पीछे ऐड करके डिफाइन करेगा कि कौन से क्लास, कौन सा एलिमेंट किस क्लास पे जाके लगे, या किस एलिमेंट को आपने क्या क्लास दी। समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, चलो ये अभी अब जब आगे अभी तो ये आसान चीज है तो समझो ना पहले, ठीक है? तो फिर हम लोग आगे जाके जब वील स्टार्ट वर्किंग विद एडवांस CSS तो ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है? अभी सिर्फ ये समझना जरूरी है कि एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आईडी और इनलाइन सेलेक्टर्स काम कैसे करते हैं, बड़ा जरूरी है ये समझना। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग काम करते हैं थोड़ा सा प्रोफेशनल, ठीक है? हम लोग अच्छे बच्चों की तरह हम लोग इस चीज को पकड़ के हम लोग एक सेपरेट फाइल के अंदर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास CSS का फोल्डर है, CSS के फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है? इसको मैं नाम देता हूँ style.css, ये हमारी मेन फाइल है फॉर एग्जाम्पल। अब style.css के अंदर मुझे ये टैग्स वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है? तो मैं इन टैग्स वगैरह को मैं यूज नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली इनको जो मेरे पास यहाँ पे सेलेक्टर्स हैं इन्हीं को कॉपी करूंगा, वहां पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है? जी एक सवाल आया है, जी हमजा। सर जी मैंने ये पूछना था कि पिक्सल और परसेंटेज में क्या डिफरेंस होगा। हमजा मुझे आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, मैं मैसेज में थोड़ा सा ऊंचा बोल सकते हो? मैं मैसेज में टाइप कर देता हूँ। हाँ टाइप कर दो। हमजा का सवाल देखते हैं जी, हमजा का क्या सवाल है? पिक्सल, अच्छा हमजा इसका जो ये जो डिफरेंस है ना पिक्सल का और परसेंटेज का, ये अभी हम लोग अगली क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर नहीं, अगली क्लास के अंदर हम लोग यूनिट्स पढ़ेंगे, ठीक है? तो यूनिट्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि CSS के अंदर मल्टीपल डिफरेंट यूनिट्स क्या होते हैं और हमें सबसे बेहतर तरीका फॉर द रिस्पॉन्सिव डिजाइन हमें कौन से यूज करने चाहिए, ठीक है? पिक्सल और परसेंटेज होती है, पिक्सल होती है डिफाइंड, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ना छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हैं जिसको आप पिक्सल्स कहते हैं, ठीक है? तो जब आप कहते हो ना कि 20 पिक्सल, तो वो उसको बताता है कि इतने पिक्सल की उसने स्पेस लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसे बताते हो परसेंटेज, तो इट्स गोइंग टू बी रिलेटिव टू समथिंग, कि अगर उसकी कंटेनर की विड्थ 100% है, ठीक है? तो वो परसेंटेज 50%, अगर मैं उसकी विड्थ डिफाइन करता हूं तो उस कंटेनर की 50% विड्थ ले लेगा, ठीक है? तो परसेंटेज इज अ रिलेटिव यूनिट और जो पिक्सल है वो एब्सोल्यूट यूनिट है। ये क्लियर है सबको बात? हमजा आपको जवाब मिल गया आपके सवाल का? ओके मिल गया हमजा को, चलते। अब जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग इस चीज को पकड़ के, ठीक है, वील प्लेस दिस इन आवर CSS वाली फाइल, ठीक है? इसके लिए अब मुझे ये स्टाइल टैग की जरूरत नहीं है, इस CSS के अंदर स्टाइल टैग की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको जाके इस CSS वाली फाइल के अंदर पेस्ट कर सकता हूँ, उसको मैं सेव कर सकता हूँ, ठीक है? ये मेरे पास सारे स्टाइलिंग आ गई। अब लेकिन एक तरीका है, लेकिन अब मैंने इसको, अब मेरे पास ये CSS कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे कोई स्टाइलिंग नहीं आ रही, ठीक है? तो फिर अब प्रॉब्लम ये कि अब हम लोग इस फाइल के अंदर CSS कैसे अटैच करें? तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हेड के अंदर एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है, जो लिंक करती है हमें किसके साथ, उस स्टाइल शीट के साथ। तो उसका उसका सेम कॉन्सेप्ट है, जो सेम तरीका है लिखने का वो ये लिंक टैग यूज करोगे आप, ठीक है? उसके अंदर आप दोगे कि ये कौन सी स्टाइल शीट है, दिस इज द टाइप ऑफ अ स्टाइल शीट, ठीक है? इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप है जी टेक्स्ट फ्लैश CSS, ठीक है? और इसका लिंक क्या है, ठीक है? इसका लिंक है जी हमारे पास CSS स्टाइल शीट्स एंड दिस इज इट। अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने ये जो स्टाइल शीट है ये हम लोगों ने कनेक्ट कर दी है विद दिस HTML डॉक्यूमेंट। अब हमें स्टाइल शीट लिखने के लिए यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है स्टाइल्स लिखने के लिए, अब हम लोग क्लियरली इस फाइल के अंदर जाके वी कैन राइट व्हाटएवर द CSS वी वांट टू राइट,
ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये आखिरी एग्जांपल होगी बिफोर वी रैप अप। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ। ठीक है, उस बटन को मैं क्लास देता हूँ बटन की। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई एम अ बटन। ठीक है, मैंने बटन की क्लास दे दी। ठीक है, अब मुझे कौन बताएगा कि मैं यहाँ पे कैसे वो बटन की क्लास कॉल करूंगा? सर डॉट डॉट बटन। अब मैंने ये डॉट डॉट को सिलेक्ट कर लिया। डॉट बटन। ठीक है, यस, डॉट बटन शहाब, बिल्कुल सही। अब ये मेरे पास डॉट बटन सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं उसको स्टाइल देता हूँ। ठीक है, मैं इसको स्टाइल कैसे दे सकता हूँ? मैं इसको विड्थ दे सकता हूँ, इसकी विड्थ बड़ी कर सकता हूँ, इसकी हाइट अच्छी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले वो देते हैं। तो विड्थ और हाइट सेट करने के लिए आप सिर्फ क्या करते हो, विड्थ WIDTH विड्थ, यहाँ पे एग्जांपल 100 पिक्सल, इसको विड्थ दे देते हैं। ठीक है, तो अब इसकी जो विड्थ होगी, मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो इसकी विड्थ अभी तो उतनी ही है, कोई बात नहीं। इसकी विड्थ को हम लोग 300 दे देते हैं। ठीक है, हमने 300 दिया है। ठीक है, तो ये देखें, ये इसका बटन का विड्थ बड़ी हो गई है। ठीक है, इसी तरह इसको हम लोग हाइट भी दे सकते हैं। ठीक है, हाइट हम लोग इसको दे देते हैं फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल, थोड़ा सा बड़ा बटन बन जाएगा, बहुत बड़ा। ठीक है, ये देखें, अब आपके पास ये बड़ा बटन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। हमें इसका बॉर्डर नजर आ रहा है। ठीक है, जब हम लोग इसके ऊपर ये माउस लेके जाते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। किसी को पता है कि इस इंटरैक्शन को क्या कहते हैं? ओवर। यस सर। ओवर कहते हैं। ओवर कहते हैं, बिल्कुल ओवर कहते हैं। अब हम लोग हवर को लोडिंग सर, जी जी शाहरुख, सर ये ओवरलोडिंग होता है या ओवर राइडिंग होता है? ओवर हाँ। ओवर होवर हवर होता है ना, HOVER। ठीक है, ओके सर। जी। अब हम लोगों ने यहाँ पे इसको वेट दे दी, हाइट दे दी। अब हमारे पास और भी बटन की प्रॉपर्टीज है जो हम लोग छेड़ सकते हैं। वो क्या क्या है? वो इसका बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, वो इसका टेक्स्ट का कलर है, वो इसका बॉर्डर का रेडियस है। ठीक है, इसका बॉर्डर का कलर है, बॉर्डर का साइज है। ठीक है, अब ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग HTML के साथ डिफाइन कर सकते हैं। ये बात सबको क्लियर है? यस सर। चलो गुड। अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि हम लोगों ने इसको क्या कलरिंग देनी है, क्या देते हैं। ठीक है, अब हम इसको, अब एक वेबसाइट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि है flatui.com। ठीक है, flatui colors, सॉरी। ठीक है, इसके अंदर आपके पास मल्टीपल डिफरेंट डिजाइन आपको मिल जाएंगे फॉर द कलर स्कीम्स। ठीक है, अब अगर हम लोगों ने कलर्स यहाँ पे ऐड करने हैं, ठीक है, तो कलर्स के दो तरीके होते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये आपके पास पैलेट्स आ गए हैं। ठीक है, मैं इधर जाता हूँ, यहाँ से मैं ये पर्पल कलर चूज कर लेता हूँ। ठीक है, सो मैं क्लिक करूंगा। अच्छा, अब मेरे पास कलर्स ऐड करने के, ठीक है, लेट्स गो बैक टू द स्लाइड। ठीक है, हम लोग जरा ये कलर्स चेक करते हैं, कलर्स असल में हमारे पास होते कौन से। ठीक है, हमारे पास 3 तरीके होते हैं, 4 तरीके बल्कि होते हैं। ठीक है, कलर्स को लिखने के। ठीक है, एक तरीका है कलर का नाम दे दें हम लोग। ठीक है, जो कि हर कलर के ऊपर वो नहीं करता, अप्लाई नहीं करता। ठीक है, या हम उसका HTML5 का नाम दे दें। HTML5 के अंदर भी मल्टीपल डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक है, हम वहां से भी चूज कर सकते हैं। या तो हम लोग हेक्साडेसिमल देते हैं। हेक्साडेसिमल इज बेसिकली अ 6 डिजिट कोड। ठीक है, जो उस कलर को डिफाइन करता है कि उस कलर, वो कलर कौन सा होगा। ठीक है, और चौथा है RGBA। ठीक है, हर कलर जो होता है दुनिया के अंदर, वो रेड, ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर होता है। ठीक है, कि आपने हल्का रेड किसी में डाला हो, हल्का ग्रीन किसी में डाला हो, ठीक है, और आपके पास कलर आ जाएगा। तो हम लोग बहुत ज्यादा हम लोग यूज करेंगे हेक्साडेसिमल और RGB कलर्स। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है कि मैंने कौन सा कलर चूज करना है, तो आप गूगल पे जाओ। ठीक है, तो आप कलर पिकर लिखो, आपके पास कलर पिकर आ जाएगा। ठीक है, कोई मसला, ये देखें। अब यहाँ पे आपके पास उसका हेक्साडेसिमल कोड भी आ जाएगा, उसका RGB कोड भी आ जाएगा। तो आप ये चूज करके, ठीक है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जी जी फसी। सर मैं पूछना चाहता कि CMY के कलर भी चूज कर सकते हैं या नहीं, या सिर्फ RGB और हेक्साडेसिमल ही? हाँ हाँ, कर सकते हो, मसला कोई नहीं है। लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना, ठीक है, उस पर आप या RGB करते हो या आप हेक्साडेसिमल करते हो।
हम भी यही करेंगे। ओके सर सर। ये 4 कलर्स जो है ना, सियान, मैजेंटा, ब्लैक एंड येलो, सर ये ये उसके लिए ही होता है, ये प्रिंटिंग के लिए यूज होता है सर, और सॉफ्ट के लिए आरजीबी बेस्ट है सर। जबरदस्त हो गया, ठीक है, आपको तो मेरे से ज्यादा पता है इस बारे में, जबरदस्त है। तो अब वापस कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब यहाँ पे आप कोई भी कलर चूज कर लो, ठीक है, हमें हेक्साडेसिमल पे चाहिए या हमें आरजीबी के अंदर चाहिए, ठीक है, लेट्स टेक इट इन आरजीबी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये करते हैं विस्टेरिया, ठीक है, इसको हम लोगों ने कॉपी किया, ये हमारे पास इसका कोड कॉपी हो गया। अब इसका कोड अप्लाई करने के लिए बटन पे हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, हम लोग लिखेंगे बैकग्राउंड, ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड कर लो, बैकग्राउंड कलर कर लो, बात एक ही है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जाके इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये हमारा आरजीबी कलर आगे जब हम इसको सेव करेंगे ना, तो ये देखो हमारे बटन को क्या हो गया, हमारे बटन का कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब ये जो है ये रेड कलर को डिफाइन करता है कि कितना रेड है इसके अंदर, कितना ग्रीन है और कितना ब्लू है, और ये जो है ना ये ओपेसिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे 0.1 करूंगा ना, तो ये सी थ्रू हो जाएगा, देखो कलर लाइट हो गया इसका। अगर मैं यहाँ पे इसको 0.5 करूंगा तो चेक करना ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, अगर मैं 0.8 करूंगा ये थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा, और अगर मैं इसको 1 करूंगा तो ये अपने ओरिजिनल कलर पे चला जाएगा जो सबसे डार्क कलर था। तो RGBA के अंदर जो ये आखिरी वाला हिस्सा है, ये सब ओपेसिटी को डिफाइन करता है कि कितना ट्रांसपेरेंट होगा वो कलर। अगर मैं यहाँ पे 0 करता हूँ तो व्हाइट हो, कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये क्लियर है सबको बात, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको बंद करूंगा। अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे पर्पल के ऊपर ये बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा, बॉर्डर जो है ये रेड कलर ब्लैक कलर का है, इट्स नॉट लुकिंग गुड, ठीक है। जो बटन के अंदर टेक्स्ट है वो ब्लैक है, वो पढ़ा नहीं जा रहा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके अंदर जो कलर है फॉन्ट का वो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो हम लोग कर सकते हैं व्हाइट। अगर हम लोग हेक्साडेसिमल कोड यूज करें तो वो डबल ट्रिपल एफ होता है, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास कलर इसका व्हाइट हो गया, ठीक है। अब चेक करो कि जब इसको बैकग्राउंड कलर दिया तो मैं इसके ऊपर हवर करो तो वो हवर नहीं हो रहा ना, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। पहले हो रहा था, पहले जब मैंने इसको ये नहीं दिया हुआ था तो ये हो रहा था ना, ये देखो इसके ऊपर लाइट ग्रे सा शेड आ रहा था, ठीक है। तो जब मैंने इसको कलर वगैरह दिया है तो इसकी जो डिफॉल्ट बिहेवियर था वो खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन हम इसको दोबारा वो दे सकते हैं, मसला अब हम लोगों के पास ये बॉर्डर आ गया, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बॉर्डर को हम लोग खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब मजे की बात है, ठीक है, कि जब आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आप जब कोई स्टाइल का नाम लिखोगे ना कि आपने बॉर्डर देना है, तो वो आपको बता देगा कि क्या करना है आपने, क्या नहीं करना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0 पिक्सल लिखता हूँ, ठीक है, कि बॉर्डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 0 यहाँ पे इसके अंदर 2 पिक्सल लिखता हूँ, ठीक है, 2 पिक्सल लिखता हूँ, इसको सॉलिड और इसको मैं देता हूँ ग्रीन, ठीक है। तो ये अब इसका जो देखो बॉर्डर का कलर है वो ग्रीन हो गया। तो आप इस तरह अब आप इसके बॉर्डर का साइज भी बड़ा कर सकते हो 5 पिक्सल देके, ठीक है। अब ये मोटा बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है जी। हमजा हमजा ने हाथ खड़ा किया है, हमजा चले जब आपका दिल करे, ठीक है जी। ये आपने बॉर्डर को स्टाइलिंग दे दी, और आई एम प्रीटी श्योर आप लोग सारे सीएस के बच्चे, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि आपने बॉर्डर कैसे देना है और बॉर्डर रेडियस कैसे देना है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बॉर्डर खत्म करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे 0 पिक्सल कर दो, बॉर्डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। या बॉर्डर को आप ऐसे 0 पिक्सल कर दो, बॉर्डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका होता है कि यार यहाँ पे अब मैं इस बटन को अगर देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसकी नोकीली नोक्स बनी हुई है, ठीक है, इसको कहते हैं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर मैं इसका बॉर्डर रेडियस बढ़ाऊंगा ना, ठीक है, तो ये जो नोक है ना ये इसकी वो सॉफ्ट होती जाएगी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं बॉर्डर रेडियस, ठीक है। अगर मैं बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल्स करता हूँ ना तो चेक करना एक गोल हो जाएगा बिल्कुल बटन, ठीक है। अगर मैं इसको 10 पिक्सल करता हूँ तो ये थोड़ा सा साइड से होगा, देख रहे हो। मैं इसको 5 पिक्सल करता हूँ तो ये साइड से हल्का हल्का सा ये नुकीली जो होती है इसकी, जो किसी भी टैग का जो नोक होती है ना, वो बॉर्डर रेडियस उसे क्या कर देता है, उसको बॉर्डर रेडियस को बढ़ाने से उसकी नोक कम हो जाती है। ये बात सबको क्लियर है। अब हम लोगों ने जब हम लोगों ने पहले
ये सारी प्रॉपर्टीज ऐड करने से पहले क्या था, तो हम लोग इसको जब हाथ लगाते थे, इसके ऊपर माउस लेके जाते थे, तो हमारे पास क्या होता था, लाइट सा शेड आता था, ठीक है। तो हम लोग बता सकते हैं यूजर को, यार ये कि एक बटन है, ठीक है। वो बताने के लिए हमें यहाँ पे जब हम लोग किसी और बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे माउस का जो है वो नुकीला माउस है, ठीक है, जो कर्सर है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जब मैं किसी बटन के ऊपर जाता हूँ, तो वो क्या हो जाता है, वो मेरे पास ऐसे करके उंगली बन के आ जाती है, ठीक है। इसको पॉइंटर कहते हैं, ठीक है। तो इसकी भी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि ताकि वो बता सके, वो क्या थी, पॉइंटर थी या कर्सर थी, हाँ पॉइंटर। आपने पॉइंटर को आपको किस टाइप का चाहिए, ठीक है, और पॉइंटर आप करते हो कर्सर, आई एम नॉट मिस्टेकन, नहीं कर्सर पॉइंटर होता है, हाँ कर्सर पॉइंटर होता है, कर्सर पॉइंटर। हाँ जी जी बिल्कुल सही जी। अब मैं जब यहाँ पे जाऊंगा ना, इस पर क्लिक लेके जा रहा हूँ अपना माउस, तो मेरा माउस क्या हो रहा है, पता लग रहा है कि ये एक बटन है, ठीक है। अब मसला ये है कि बटन का कोई बिहेवियर नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जब इसको क्लिक करूँ ना, तो इसमें हवर कुछ हो। अब एक प्रॉपर्टी है जो हम लोग आगे जाके इसको ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, उसको कहते हैं सूडो सेलेक्टर, ठीक है। सूडो सेलेक्टर होता है कि हम लोगों ने ये सूडो सेलेक्टर होता है कि हम लोगों ने एक एलिमेंट को, एक क्लास को या किसी भी एलिमेंट को हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी देनी है, ठीक है, एक्स्ट्रा बिहेवियर ऐड करना है बेस्ड ऑन हम उसके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब बटन के ऊपर हम लोग फोकस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जब, अच्छा सूडो सेलेक्टर लिखने का क्या तरीका होता है कि हम लोग कोई भी टैग लिखेंगे, ठीक है, हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी h1 लिख सकते हैं, कोई भी क्लास नेम लिख सकते हैं, कोई भी टैग लिख सकते हैं, और सूडो सेलेक्टर डालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं कॉलन, ठीक है, सेमी कॉलन यूज करते हैं, कॉलन सॉरी, ठीक है। जब हम ये यूज करेंगे, हमारे पास ये सारी सूडो सेलेक्टर प्रॉपर्टीज आ जाएगी, ठीक है, कि आफ्टर, ब्लैक डॉट, बहुत ज्यादा ये प्रॉपर्टीज है। फोकस का, अगर आप फोकस किया, अगर कोई लिंक है, nth चाइल्ड है, ठीक है, तो फिर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे आगे जाके। अब मैंने कहा था कि जब मैं बटन को ऊपर, जब मैं अपना माउस लेके जाता हूँ, तो असल में मैं हवर करता हूँ, ठीक है, तो वो हवर प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ पे जाके लिख सकता हूँ हवर, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे खुल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं डिटेल ऐड करूंगा ना, ये सिर्फ तब सब कुछ अप्लाई करेगा जब मेरा माउस इसके ऊपर जाएगा, जब मैं इसके ऊपर हवर करूंगा, ठीक है। तो जब मैं इसके ऊपर हवर करना चाहता हूँ ना, ठीक है, तो मैं इसकी 3 प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहता हूँ। मैं इसका बॉर्डर चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, बाकी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। तो मैं इसका कलर जो है वो मैं करना चाहता हूँ पर्पल, ठीक है, जो कि है, मैं इसका इन्वर्ट कर दूंगा, इसका इन्वर्जन करने लगा हूँ, ठीक है। कलर ये कर दिया मैंने, बैकग्राउंड में करना चाहता हूँ व्हाइट, ठीक है, और जो बॉर्डर है ना, वो हल्का सा मैंने देना है, लेकिन वो मैं कौन से कलर का दूंगा, वो मैं दूंगा ये पर्पल कलर का। तो अब मैं जब इसके ऊपर जाके अपना कर्सर रखूंगा ना, ये देखो इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। चेक किया कैसे किया मैंने, ये मजे का है ना, ठीक है। अब पर पता आपने लगा, उल्टा कर दिया, अब उल्टा पता, कर दिया वो। ये अब पता लग रहा है कि ये बटन है भाई, क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। यस सर। तो इस तरह आप सूडो सेलेक्टर यूज करेंगे हम लोग हवर के ऊपर, ठीक है। और अभी आगे आगे जाके हम इसके ऊपर, अभी तो हम लोगों ने ये तो बेसिकली बेसिस स्क्रैचिंग सरफेस, अभी तो हम लोग सिर्फ हल्का फुल्का समझने की कोशिश करेंगे कि असल में सीएसएस काम कैसे करता है, और बेसिक आपके पास प्रॉपर्टीज और एलिमेंट्स क्या हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे जाके we'll go into much more depth, तो हमें तो बड़ा मजा आने वाला है इसके अंदर, ठीक है। ये देखें, अब बटन छोटा कर दिया मैंने, इसका मैं ना क्या कहते हैं 150 कर देता हूँ, ये हमारा वो बटन आ गया। क्लियर है ये वाली सबको बात, Yes, sir. मुश्किल तो नहीं है नो सर। फिलहाल, तो मुश्किल नहीं लग रहा ना, नो सर। चलो अच्छी बात है जी। रानी जी, हमजा जफर आपका सवाल है, आप बोलें। वो सर जी पहले क्वेश्चन था
पूछो ये पूछो। कि हम पिक्सल कहाँ यूज करेंगे और परसेंटेज कहाँ यूज कर सकते हैं, कि ये था। ठीक है, जब हम लोग यूनिट्स पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो हम लोग पिक्सल वगैरह को भी चेक कर लेंगे, उसकी आप फिक्र ना करो। ठीक है, ओके, ये सारे जो वो टॉपिक्स मेरा हैं पहले क्वेश्चन ये था। हाँ, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, मल्टीपल डिफरेंट टॉपिक्स अच्छे खासे। ठीक है, ओके तो आफ्टर ईद हम लोग वन बाय वन फ्लेक्स क्या होता है, ग्रिड कैसे यूज करते हैं, हम लोगों ने कब कौन सा यूनिट यूज करना है, एनी ट्रांजिशंस एनिमेशंस कैसे करते हैं, रिस्पॉन्सिव डिजाइन कैसे बिल्ड करते हैं, ये सारा हम लोगों ने सीएसएस के अंदर पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्लियर है ये बात ओके सबको? जी शहाब, यस आपका क्या सवाल है? सर ये सीएसएस में इंटरनल या एक्सटर्नल इनलाइन, इसमें कौन सा मुश्किल होता है ये इस तरीका? देखिए, मुश्किल तरीका कोई नहीं है। ठीक है, एफिशिएंट यस तरीका सर, है, बेहतर तरीका है। यस सर, ठीक यस है, सर, बेहतर तरीका होता है एक्सटर्नल सीएसएस, जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है कि आप अलग से एक फाइल बनाओ, उस पे आप अपना सीएसएस का काम करो। यस सर, यस ठीक है, सर। जी जी शाह। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ये जो अभी तक जितना भी काम कर रहे हैं, ये स्टैटिक है, अभी रिस्पॉन्सिव तो नहीं हुआ ना? नहीं, स्टैटिक वाली साइड पे चल। ये अभी सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, हमेशा याद रखना, आप जब कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो ना, एक स्टेप्स होते हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आप शुरू के अंदर आप हर चीज डिजाइन पे डाल दो। नहीं, पहले आप स्केलेटन बिल्ड करते हो। ठीक है, पहले आप एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बिल्ड करते हो। ठीक है, आप उसके अंदर फंक्शनैलिटी वगैरह ऐड कर देते हो, उसके बाद फिर आप स्टाइलिंग ऐड करते हो। ठीक है, स्टाइलिंग के बाद जब आप स्टाइलिंग ऐड कर लेते हो स्टैटिक बेसिस के ऊपर, वो एक स्क्रीन के ऊपर चलती है, फिर आप उसे ऑप्टिमाइज करते हो फॉर मल्टीपल डिफरेंट स्क्रीन। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं वो उल्टा करते हैं, वो पहले स्क्रीन को ऑप्टिमाइज करते हैं फॉर मोबाइल। ठीक है, और फिर उसे ऑप्टिमाइज करते हैं फॉर बिगर स्क्रीन, डिपेंडिंग ऑन हु योर ऑडियंस इज। अगर आपकी ऑडियंस के पास ज्यादा मोबाइल फोन है तो आप उसको स्टार्ट ही रिस्पॉन्सिव से करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो वेब के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर ज्यादा होती है, ठीक है, तो आप पहले वेब के साथ ऑप्टिमाइज करें। बात समझ आ रही है शाहरुख? क्लियर है ये वाली बात आपके लिए? जी सर क्लियर है। ठीक है ना, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये इतनी कोई टफ नहीं है समझना मेरी नजर के अंदर। ठीक है, दिस इज नॉट अ टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। जी तजीन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम कोई ऐप बनाते हैं, अभी रिलेटेड टू हम वेब ऐप बना रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे पिक्सलेट लिख रहे हैं। जब हम उसको मोबाइल पे यूज कर रहे होते हैं तो डिफरेंट आती है। तो हमें एक ऐसी ऐप बनानी हो जो कि यूजर फ्रेंडली हो फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ डिवाइसेस। यस, तो फिर हम उसमें यहाँ पे क्या एडिशन करेंगे? अच्छा, यहाँ पे फिर हमारे पास ना मीडिया क्वेरीज होती है। ठीक है, ये ठीक है, मीडिया क्वेरीज वगैरह होती है हमारे पास। सॉरी, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास क्वेरीज होती हैं जहां पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एक स्क्रीन को हम लोगों ने कितना साइज देना है। ठीक है, तो वो जब हम लोग रिस्पॉन्सिव डिजाइन पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे फिर हम लोग डिफाइन करते हैं ब्रेकआउट पॉइंट्स। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब आप यहाँ पे जाओगे ना इंस्पेक्ट के ऊपर, ठीक है, तो इंस्पेक्ट के ऊपर जब आपके पास यहाँ पे कंसोल वगैरह खुलता है ना, ठीक है, तो इसके अंदर आप इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हो। ठीक है, डिवाइस टूल, ये इसको क्लिक करो। ठीक है, ये अब आपके पास आ गया। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया कि आईफोन पे कैसा दिखेगा। अब ये सारे आपके पास ना ब्रेक पॉइंट्स आ रहे हैं, तो आप इन ब्रेक पॉइंट्स के ऊपर आप डिफाइन करते हो कि मेरा जो बिहेवियर होगा वो कैसे चेंज होगा। ठीक है, कभी कभार ये होता है आप फ्लैक्स बॉक्स यूज कर रहे होते हो, फ्लैक्स बॉक्स अब साइड साइड पे होता है, लेकिन जैसे स्क्रीन छोटी होती रहती है उसका साइज कम होता रहता है, लेकिन एकदम वो आके क्या हो जाता है, रो की जगह पे कॉलम्स पे आ जाता है। तो फिर आप मीडिया क्वेरीज ऐड करते हो और ब्रेकआउट पॉइंट्स डिफाइन करते हो। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, चीजें वगैरह आपके पास रिस्पॉन्सिव हो जाती है। और रिस्पॉन्सिव डिजाइन हमारे कोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हम लोग थोड़ा सा आगे जाके करेंगे। ठीक है तजीन, अभी यू नीड टू गेट वेरी फेमिलियर विद
जो आपकी बेसिक स्ट्रक्चर है ना CSS का और HTML का, पहले आपका वो सीखना जरूरी है, क्योंकि जब आप वो बिल्ड कर लोगे ना, फिर आपके लिए रिस्पॉन्सिव डिजाइन ऐड करना बहुत आसान है। क्लियर है? जी सर। बहुत आसान है, मजाक के अलावा। अगर ये असल में मेन चीज है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप फेमिलियर होगे उस कॉन्सेप्ट के साथ, उतना आपके लिए बेहतर है। ठीक है, ईद वेकेशन कल से लेके नेक्स्ट मंडे तक है मेरे ख्याल से। ठीक है, स्लैक पे आपको सबको पता चल जाएगा। ठीक है ऐसा? अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आप ये टूल यूज कर सकते हो फिगर आउट करने के लिए कि क्या ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं। अब आप आईफोन चेक कर सकते हो, आप आईपैड को चेक कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीन की साइज वगैरह इंक्रीज कर सकते हो। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करने का। क्लियर है सबको ये वाली बात? यस सर। अभी तक कोई मुश्किल तो नहीं या मुश्किल है? मुश्किल नहीं है अभी मुश्किल नहीं है ना? अभी मुश्किल नहीं है सर। अभी मुश्किल नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आगे थोड़ा सा जाके मुश्किल आपके लिए बना देंगे, कोई मसला नहीं। एनीवेज, नहीं अल्लाह करे यार आप लोगों के लिए मुश्किल है आपको सारी समझ आए। ठीक है, और आप जल्द से जल्द इसको पिकअप करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, जो आना बहुत जरूरी है। तो इट डजंट रियली मैटर के मतलब कब सीखो कब ना सीखो। अच्छा चलो सूडो सेलेक्टर भी हो गया। ये मीडिया क्वेरीज हम लोग आगे जाके करेंगे, जो ये हमें करवाएगा रिस्पॉन्सिव डिजाइन। ठीक है जी अंश? सर हम एक्सटर्नल CSS में इंटरनल या इनलाइन यूज कर सकते हैं कि सेपरेट यूज होंगी? क्या मतलब अच्छा, ये एक्सटर्नल CSS के अंदर आप इनलाइन का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। अब आपने एक्सटर्नल यूज किया ना, अब आप जी सर। भी इंटरनल यूज कर सकते हो। बस फर्क ये होगा कि प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जो आप इनलाइन करोगे। वो कभी कभार कंफ्यूजिंग हो जाता है। यस सर ठीक है। चले, मेरे ख्याल से आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, ईद पे जाने से पहले, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि यार हमारी ना अच्छा इस बारे में डिस्कशन हुई थी कि कि आप लोगों को भी बैकएंड भी करवाया जा रहा है, पाइथन भी करवाई जा रही है, और HTML CSS वगैरह भी करवाई जा रही है। तो काफी बच्चे कह रहे थे सर टाइम कम होता है तो प्रैक्टिस नहीं हो सकती। तो इसका हमारे पास बड़ा एक पीछे रीजनिंग है। ठीक है, कि अच्छा जब हम लोग कॉलेज के अंदर थे तो हम लोग कोई 5-5 6-6 कोर्सेज इकट्ठे पढ़ते थे। ठीक है, अच्छा खासा हमारे पे प्रेशर होता था, प्रैक्टिस हमारी होती थी, करनी पड़ती थी। मकसद अब ये है कि जो पाइथन है ना, ठीक है, पाइथन आपको सोचने की एबिलिटी सिखा रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा रही है। ठीक है, और जो HTML CSS है ना, ठीक है, वो आपको सिखा रही है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है, लेकिन आपने चीजें अप्लाई कैसे करनी है। ठीक है, उसकी हम एप्लीकेशन सीख रहे हैं। तो जब हम लोग ईद के बाद वापस आएंगे तो हमारी क्लास की जो लेंथ है वो तो बढ़ जाएगी। ठीक है, वो तो 6 से 10 बजे तक हो, 1 घंटे का लेक्चर होगा, उसके बाद 3 घंटे आप उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होने वाली। ठीक है, जिसके लिए मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। सही है, तो आप फिक्र ना करो। देयर इज अ रीजन कि हम लोगों ने साइमल्टेनियसली चला रहे हैं, ताकि आप लोगों को सोचवाएं भी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चीज है। ठीक है, और साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी उस चीज की करवाते रहे, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा यार बिफोर वी एंड मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह बंद करता हूँ।